गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आधुनिक भारत के इतिहास के इस बूस्टर आरएस प्री 2023 के लिए स्पेशल क्लास में। आज हम लॉर्ड कैनिंग से शुरुआत कर रहे हैं। नया यह चैप्टर है। इससे पहले आपने दो क्लास भी देखी होगी, एक रिवीजन क्लास भी देखी होगी। आई होप ऐसा किया होगा आपने। यदि तक आप अभी तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो करिए। ठीक है, यदि आपको लाइक पसंद आ रही है, चीज क्लासेस पसंद आ रही है तो करिए, जरूर करिए। ठीक है, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि एक सपोर्ट मिलेगा हमें, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। लॉर्ड कैनिंग से हम शुरू करेंगे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के बीच में आते हैं बेटा। तो ये लॉर्ड कैनिंग साहब हैं। ये इनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा। एक तो कार्यकाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, तो कार्यकाल ध्यान रख के चलेंगे ताकि आपका फिर क्या होगा, एग्जाम में दूसरा फैक्ट भी आएगा ना, तो आपको गवर्नर जनरल भी दिमाग में रखा रहेगा, काम आएगा। तो हम पढ़ भी वैसे रहे, आपको याद हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो पारित किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिस प्रकार हमने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा कि सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राममोहन राय का योगदान तो रहा, लेकिन गवर्नर जनरल की कौन था उस समय जिसका योगदान रहा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ा। उसी प्रकार से विधवा विवाह के संदर्भ में बात जब भी होगी तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आएगा। तो समाज सुधार, जब हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे बेटा, तो उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम जब भी आए ना, तो ये समझना कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के संदर्भ में इन्होंने काम किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विधवा विवाह पुनर्विवाह जो अधिनियम है 1856, वो किसके प्रयासों से बना, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम कभी नहीं आए और गवर्नर जनरल के नाम दे दिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1857 में। अब आपको बात समझ में आएगी। पहली बार हम जब शिक्षा सुधार पढ़ेंगे तो उस समय आपके सामने एक फैक्ट आएगा कि 1813 में जो चार्टर एक्ट है, 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। फिर लोक शिक्षा समिति गठित हो रही है 1823 में। ठीक है, आपके सामने फिर आएगा गुड डिस्पैच 1854 का, वो हमने पढ़ा। और अब 1857 में बात हो रही है कि किस प्रकार यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। इससे अब पहले हमने अब मेडिकल कॉलेज भी पढ़ा था, विलियम बेंटिंग साहब ने बनाया था। ठीक है, 35 में, 1835 में। तो शिक्षा संबंधी सुधार अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में चीजें चल रही है तो उसको भी आप समझते हुए चलिए, ध्यान रखिए। तो 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई। इसके कार्यकाल में कैनिंग साहब के। कौन? देखो, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में ही हाई कोर्ट की स्थापना हुई। आप कॉर्नवालिस पढ़े, आप हेस्टिंग्स पढ़े, न्यायिक सुधारों के बारे में बढ़िया काम किया उन्होंने। लेकिन किस प्रकार, जब हम वो काम जो थे वो 1700 में हो रहे थे, 1773 से 1793 के बीच में हुए थे। लेकिन ये जो काम हो रहे हैं ये 1800 में हो रहे हैं। लगभग 100 सालों का जो गैप है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, 100 मतलब नहीं कह सकते अपन, उधर के अगर मान ले हम 20 साल भी मान ले, इधर के 50 मान ले। ठीक है, 50 से 60, तो मतलब 70, 60, 70 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, तो ये टाइम पीरियड बड़ा टाइम पीरियड है। तो नया इनोवेशन हुआ होगा। हाँ, तो यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई है, हाई कोर्ट की स्थापना हो रही है। तो नेक्स्ट दौर में हाई कोर्ट की स्थापना कब हो रही है बेटा? लॉर्ड कैनिंग साहब के कार्यकाल में हो रही है। जैसे सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी, मैंने बताया था कि किस प्रकार लॉ कमीशन गठित किया गया था बेटा। लॉ कमीशन, जो मेघालय वाला लॉ कमीशन है ना, ये लोकल मेघालय वाला जो लॉ कमीशन है बेटा, यही तो वो है। मेघालय वाला लॉ कमीशन है जिसने हमें 1833 में हमने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। उसी की रिकमेंडेशन से 1860 में सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी बन के सामने आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब हम एक गवर्नर जनरल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, गवर्नर जनरल खत्म हो गया, अब हम बोलेंगे वायस राय। वायस राय 1858 के माध्यम से वायस राय बन चुका है, लॉर्ड कैनिंग साहब पहले हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम आ रहे हैं अब, वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम जब वो सामने आया ना, तो आप दिमाग में रखना कि अब ये ब्रिटेन की सरकार रेगुलेट कर रही है भारत को। भारत जो परिषद अधिनियम आ रहे हैं उसमें, तो वायस रॉय जो है, मतलब कैनिंग साहब,
तो कैनिंग साहब का कार्यकाल ही तो चल रहा है, 62 तक चलेगा इनका कार्यकाल, 56 से। तो इस कार्यकाल में एक चार्टर आ रहा है, मतलब एक अधिनियम आ रहा है 1861 का। तो उसमें वायसराय क्या कर रहे हैं कि कुछ पदों को भारतीयों को दिया जा रहा है। देखो, ऐसा क्यों किया जा रहा है बताता हूँ। 1857 की क्रांति होती है, तो उस समय ब्रिटेन की सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय अब मतलब पक चुके हैं, हमसे परेशान हो चुके हैं, अब ये जागरूक हो चुके हैं, अब ये विद्रोह करेंगे, हमारा सत्यानाश कर देंगे, हमें वापस भेज देंगे। हम जाना नहीं चाहते, भारत एक अच्छी कंट्री है, भारत में अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू है, तो यहाँ से बहुत सारा हमें पैसा मिलता है, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो हम यार नहीं जाना चाहते। तो क्यों ना हम भारत को थोड़े बहुत सुधार कर दें, दिखावा कर दें, तो भारतीयों को लगे कि सुधार करना चाहती है। और इसी प्रकार से जब हम कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे, नरम दल पढ़ेंगे, नरम दल में आपको यही दिखेगा कि मतलब वो जो नरम दल ग्रुप वाले लोग थे, वो चाहते नहीं थे कि पूर्ण रूप से भारत को आजाद कर दिया जाए, बल्कि वो चाहते थे कि आप रहो हमारे ऊपर, हमें सिर्फ आपके अंडर में सिर्फ स्वतंत्रता दे दो। ये डोमिनियन का स्टेज जो था, डोमिनियन की बात होती थी, वो इस प्रकार का डोमिनियन था। जबकि गर्म दल वाले इसका बिल्कुल उल्टा चाहते थे कि नहीं, तुम्हें जाना तो पूरा जाना पड़ेगा, तुम्हें सत्यानाश कर होना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये बातें वहां पे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, तो किस प्रकार 1857 की जो क्रांति होती है और फिर ब्रिटेन की सरकार भारत को रेगुलेट करना चाहती है, तब ये देखा जाता है कि वो भारतीयों को कुछ ना कुछ अच्छा भी देगी। तो पहली बार वायसराय जो है वो क्या कर रहा है कि भारतीयों को अपनी जो काउंसिल है, जिसमें गवर्नर जनरल होता था और उनके 4 मेंबर होते थे, ये क्या करा, वहां कानून बनाने वाली एजेंसी के रूप में काम करता था। हमने देखा था वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम में इसकी परिषद में अब गैर सरकारी से देखो, भले ही उन्होंने काम किया ऐसा, लेकिन मैंने बताया दिखावा कर रहे हैं कि भारतीयों को लगे, एहसास हो, बस फील कराना चाहते हैं। तो क्यों ना सरकारी दिया गया, अस्थायी तो किया ही नहीं गया उनको, सिर्फ अस्थायी रूप में, यानी गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से सिर्फ दिखावा किया गया वायसराय के माध्यम से, और ये बोला गया कि हमारी जो काउंसिल है, जो हम कानून बनाने वाली एजेंसी के रूप में काम करते हैं, उसमें भारतीय को शामिल करेंगे, लेकिन तुम्हें अस्थायी नौकरी नहीं देंगे, तुम्हें सिर्फ सरकारी सदस्य के रूप में मैं नॉमिनेट करूंगा, मैं चाहूंगा तो करूं, नहीं चाहूं तो नहीं करूं, जब चाहूं तब लात मारूं, बाहर निकाल दूं। ये सिर्फ गवर्नर वायसराय के हाथ में था। तो इस प्रकार से सिर्फ एक दिखावा किया जा रहा था। तो ऐसा बनने वाला जो वायसराय की काउंसिल थी, उसमें 3 मेंबर चुन के आए, लॉर्ड कैनिंग ने उनको नॉमिनेट किया। तो पहली पहली बार में, पहले पहले प्यार में, ऐसी बात होती है ना, क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये होता है कि पहली पहली बार तो सब कुछ बढ़िया होता है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों के नाम याद रख सकते हैं। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को गवर्नर की काउंसिल में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग द्वारा। बंबई और मद्रास की जो भाई बेटा विधायी शक्तियां थी, वो वापिस दे दी गई, जो हमने 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पढ़ा था ना, कि इस प्रकार विधायी शक्तियां बंबई और मद्रास से छीन ली गई थी, वो वापिस लौटाई जा रही है। लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके कार्यकाल में आया था, तो वो आया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अध्यादेश जारी करने का पहली बार जो अधिकार दिया गया, मतलब वायसराय को मिला, तो वो भी इसी अधिनियम के माध्यम से मिला, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट वॉइसराय के रूप में हमारे सामने जो आ रहा बंदा, वो कौन है बेटा, तो जॉन लॉरेंस है, 1863 से 69 के बीच में। और ये कैंपबेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठन होता है। अकाल आयोग कैंपबेल की अध्यक्षता, ध्यान रखना, पहला अकाल आयोग जो बन रहा है कैंपबेल की अध्यक्षता में बन रहा है। कब बन रहा है, 63 से 69 के बीच में। अध्यक्ष कौन है, ध्यान रखना, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, कैंपबेल, कैंपबेल अकाल आयोग, कैंपबेल अध्यक्षता। और भारत और ब्रिटेन के बीच में समुद्री तार सेवा शुरू की जाती है, ठीक है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है 1865 में। ये हम अभी पीछे पढ़ के आए थे कि कैनिंग साहब जो स्थापना कर रहे हैं हाई कोर्ट की, तो वो 1862 में हो रही है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में, ठीक है। इस स्लाइड देखिए आप, फिर बात करते हैं। हाँ,
तो बेटा लॉर्ड मेयो जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इन्होंने कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी, प्रथम प्रायोगिक जनगणना की थी। अगर इंपॉर्टेंट याद रखना, 1871 में पहली जनगणना हुई थी, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, एक टेस्ट किया गया था, तो 1871 में हुआ था, लेकिन विधिवत होगी 1881 में, 1881 में या 93 में। हाँ, 1881 में होगी, ठीक है। और रेलवे व्यवस्था शुरू की गई थी राज्यों में, स्टेट में रेलवे भी इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के बारे में बेटा एक ही याद रखना, जनगणना प्रथम प्रायोगिक तौर पर 1871, ये ध्यान रखना। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, मेयो की याद में बेटा लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है वो मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं। मेयो कॉलेज कहाँ पे? अजमेर, अजमेर। और इसमें हमें पता ही है कि प्रथम विद्यार्थी इसके अलवर के महाराजा हैं, ये वही मेयो कॉलेज है। तो मेयो की जो कॉलेज की स्थापना नॉर्थ ब्रुक कर रहे हैं। मेयो तो मर चुका था इस समय, 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में। और ये मेयो कॉलेज यही था जो राजा रजवाड़े हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए कॉलेज था, पैसों वाले जनता, ठीक है। उस समय रियासती जो शासक थे उनके लिए था, उनके बच्चों के लिए था ये। लॉर्ड लीटन के बारे में बात करूं, लॉर्ड लीटन ऐसा छवि बनता है लॉर्ड लीटन का कि लॉर्ड लीटन जो है बेटा वो सबसे हरामी था, सबसे खराब इंसान कोई आया भारत में तो लॉर्ड लीटन आया, और लॉर्ड कर्जन आया। लॉर्ड कर्जन आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड लीटन अभी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे अगर महान किसी को हम बोले कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो हम रिपन को बोलेंगे। इसके जस्ट बाद में रिपन आएगा, महान रिपन, दयालु रिपन, वो रिपन है, ये लिटन है, नाम से अंतर है। और जस्ट इसके बाद में आता है, तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि लिटन और रिपन में कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, लिटन साहब ने, जब कार्यकाल इनका 1876 है, और 1876 से 80 के बीच में यहाँ पे एक अकाल पड़ता, भयंकर अकाल पड़ता है, और ये 1876 में दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं इस अकाल में, ठीक है। तो तिलक बोलते हैं, ठीक है, कि अकाल आया, बड़ा अकाल आया। और ये नहीं, वो कर्जन के लिए बोला जाता, सॉरी, वो कर्जन के लिए कथन है, वो हम उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन जो देखिए आप, लॉर्ड लिटन के बारे में देखिए कि इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इंट्रोड्यूस किया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इंट्रोड्यूस किया जा रहा। इसका मतलब क्या? वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी। तो देसी हमारी जो पत्र थे उनको मुंह बंद किया इन्होंने। ऐसा क्यों? क्योंकि देसी पत्र जो होगा वो तो अंग्रेजों के विरोध में लिखेगा, अंग्रेजों की छवि खराब होगी ब्रिटेन की संसद में। तो इस प्रकार से लॉर्ड लिटन साहब ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाके एक प्रेस पर प्रतिबंध लगाया कि कुछ भी गलत सलत लिखोगे तो तुम्हारा हम प्रेस छीन लेंगे, लाइसेंस ही रद्द कर देंगे। ये है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो पहला ऐसा काम किया कि ये हरामी बन गया, पहला काम। मोतीलाल घोष करके एक आदमी था भारत का, जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना शुरू कर दिया, हिंदी से अंग्रेजी। इन भाई साहब ने क्या किया कि अमृत बाजार पत्रिका इनकी थी, मोतीलाल घोष साहब की। ये जब देखा इन्होंने कि लॉर्ड लिटन साहब आ चुके हैं और प्रेस पर प्रतिबंध लग रहा है, तो हमें भाषा चेंज कर लेते हैं, अंग्रेजों के फेवर में चले जाते हैं। तो इन्होंने अंग्रेजी में छापना शुरू कर दिया। वैधानिक जनपद सेवा, वैधानिक जनपद सेवा 1879 में बेटा शुरू की, वैधानिक जनपद सेवा। तो ये ध्यान रखना 1859 में, ये भी कौन शुरू कर रहा है? ये शुरू कर रहे हैं लिटन साहब। जो इंडियन सिविल सर्वेंट होता है बेटा, पहले इसकी उम्र 21 वर्ष होती थी मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 21 ही थी, मैक्सिमम। अब ये 19 वर्ष कर दी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्वेंट, उनकी उम्र को ये 19 वर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि आपको पता है 1853 का चार्टर एक्ट के माध्यम से खुली सिविल सेवा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो भारतीय जब चूंकि आ रहे हैं शासन में, तो ये नहीं चाहते कि भारतीय आए। इन्होंने इस प्रकार की बातें की कि आयु 19 वर्ष मैक्सिमम, तो भी भारतीय बन जा रहे थे। बड़ी बात है भाई साहब। आर्म्स एक्ट 1878 लाया, इन्होंने बोला कि तुम हथियार हथियार रखते हो, गोली बोली हर कहीं छोड़ते हो, पता नहीं चलता तुम्हें।
1878 का एक्ट लाके इन्होंने बोला कि नहीं, लाइसेंस लेना पड़ेगा अब तुम्हें। लाइसेंस वाली बात की, आर्म्स एक्ट के तहत आर्म्स को रेगुलेट किया, ताकि कभी भड़क के वो अंग्रेजों को मार नहीं दे, ठोक नहीं दे। तो इनको सिर्फ डंडे चाहिए, डंडों की जरूरत तुम्हें, डंडे दे दिए जाएंगे। हथियार हथियार मत रखो, हथियार सिर्फ हम रखेंगे, हम जब चाहे तब तुम्हें गोली मार सकते हैं। तुम निहत्थे हो गए, भारतीय निहत्थे हो गए, अंग्रेज के पास गोली है, जब चाहे मार सकते हैं। तो आर्म्स एक्ट 1878 इस प्रकार का एक्ट है। राज्य उपाधि अधिनियम 1876, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसने? लिटन साहब ने। स्ट्रेची आयोग बना, अकाल आयोग है स्ट्रेची आयोग। इससे पहले कैंपबेल आयोग बना है। कैंपबेल आयोग ध्यान रखना, पहला है अकाल आयोग, पहला अकाल आयोग कैंपबेल बन गया। अब दूसरा जो अकाल आयोग है वो स्ट्रेची आयोग है। अकाल आयोग, अकाल के संदर्भ में आयोग बना है स्ट्रेची। और ये कब बना है? तो वो बना था नॉर्थ ब्रुक के टाइम में। ये कब बन रहा है बेटा? वो नॉर्थ ब्रुक के टाइम बना था ना, सॉरी। ओके, पहला वाला जो बना था बेटा वो जॉन लॉरेंस के टाइम टाइम बना था, ठीक है, 1863 से 69 के बीच में। जबकि ये 77 में अकाल पड़ रहा है, तो ये लॉर्ड लिटन के टाइम बन रहा है। और उसका नाम क्या है बेटा? तो स्ट्रेची आयोग, अकाल के संदर्भ में, ध्यान रखिए। ये आया है महान रिपन, दयालु रिपन, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार ये महान रिपन जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको समाप्त करते हैं। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको समाप्त करते हैं। तो रिपन का पहला काम उनको महान बनाता है, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध जो था, जो लिटन ने लगाया था, उसको समाप्त करने वाला है। 1882 का जो इल्बर्ट बिल विवाद है, इल्बर्ट बिल विवाद बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा गया है, आरएस में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है बेटा? 1882 का है, रिपन के कार्यकाल में है। और इल्बर्ट बिल विवाद का मतलब ये है कि जो जुडिशरी होती थी भारत में, उसमें जो अंग्रेज होते थे उनके लिए भी एक ही जुडिशरी थी, भारतीयों के लिए भी एक ही थी, और उसमें भारतीय जज भी होता था, ठीक है। तब एक विरोध हुआ, लेकिन अब उसमें विरोध हुआ, ये हुआ कि मतलब पहले क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो अंग्रेज होते थे वो कोई भी क्राइम करते थे तो उनके लिए जो जज होता था वो अलग होता था, भारतीय उसका जजमेंट नहीं करते थे। तो रिपन साहब ने कहा यार ये क्या चीज गलत है, न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये चीज गलत चीज है ना। इसका विरोध किया रिपन साहब ने, और पहली बार हिल्बर्ट बिल करके बिल विवाद मतलब इंट्रोड्यूस किया। और इसके माध्यम से इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों का मामला भी एक भारतीय जज देख सकता है। लेकिन इसका जोरों से विरोध हुआ, ऐसा कैसे, हमारे वो गुलाम है भारतीय, और फिर तुम उल्टा कर रहे हो, हमें गुलाम बना दोगे ऐसे तुम, ऐसे तो हमें वो हर कोई सजा दे देगा, भारी सजा दे देगा, और हम तो गुलामी करवाने आए हैं, तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कांड करेंगे, किसी को मार देंगे, ये तो सजा दे देंगे हमें, ये गलत चीज हो जाएगी। रिपन बहुत दयालु आदमी भाई साहब, रिपन तो कानून होता है, सबको बराबर होता है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहां की जनता, जो गवर्नर थे और बहुत सारे जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उस बात को नहीं माने और इसका विरोध हुआ। ये इल्बर्ट विवाद था, जहां जुडिशरी को लेकर मुद्दा था कि एक भारतीय जज जो ब्रिटिश अधिकारी है उसको भी सजा दे सकता है, या ऐसी कुछ बात, जज के रूप में काम करेगा, और उसका जो केस होगा ना अगर ब्रिटेन ब्रिटेन के अधिकारी का, वो भी देख पाएगा। इस बिल के माध्यम से ये बात इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन इसको नहीं माना गया। तो फिर वही बात होगी, पुरानी अवस्था आ गई कि जो ब्रिटिश अधिकारी होता उसका मामला भारतीय जज नहीं देख सकता। ये बात पहले थी, ये बिल में ऐसी बात की गई थी कि देख सकता है, लेकिन वापिस इसको खारिज कर दिया जाता है। अब क्या है, नहीं देख सकता। 1883 में बेटा स्थानीय स्वशासन, आज जो हम ग्राम पंचायत और जिला परिषद, पंचायत समिति, ये जो चीजें देख रहे हैं, तो ये स्थानीय स्वशासन का ही बेहतर एग्जांपल है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जो आप चीजें देखते हैं वही स्थानीय स्वशासन है। तो इसको देखो, रिपन ने उस समय सोच लिया था कि बाद में अपने गांधी की इनकी सोच है, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, एक प्रभावी, एक गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस करके एक थ्योरी होती है, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो और कार्य अच्छे हो, कार्य ज्यादा हो, ठीक है, बातें कम हो, कार्य ज्यादा हो, ठीक है। इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन गुड गवर्नेंस के फॉर्मूले पर सही साबित होता है। तो स्थानीय स्वशासन पहली बार किसी ने इंट्रोड्यूस किया बेटा, तो वो कौन था? तो वो 1883 में रिपन साहब ही थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इल्बर्ट बिली बात, स्थानीय स्वशासन का जनक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन साहब कर रहे हैं। कार्यकाल 1880 से 84, जबकि 1876 से 80 के बीच में वो हरामी रहता है, वो है लिटन और ये है रिपन।
प्रथम कारखाना अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया और ये रिपन का कार्यकाल में आ रहा है। और देखो कितनी बढ़िया बात है कि रिपन साहब कह रहे तुम कारखाना में जो बच्चों को काम कराते हो वो उनके लिए हेल्थ के हिसाब से सही नहीं है, उनके विकास को अवरुद्ध करने वाली बातें हैं, तो इनको लिमिट करो। तो इन्होंने पहली बार कहा कि 7 वर्ष से जो छोटा बच्चा होगा बेटा उनको कारखानों में काम नहीं करना है, ये मना कर दिया। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के माध्यम से ऐसी बातें की गई, और भी बातें की गई थी, कार्य के घंटे फिक्स किए गए थे। अभी कम समय के लिए वो हमें याद नहीं रखना, हमें याद याद रखना है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना ही पूछेगा कि कारखाना अधिनियम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1881 में, लिटन के रिपन के समय, ठीक है। और एक 1882 में शिक्षा संबंधित सुधारों के लिए हंटर कमीशन बना। तो हंटर कमीशन बेटा कब बना? 1882 में बना। रिपन के कार्यकाल में बना। वुड डिस्पेच कब बना? 1853 में बना। किस कार्यकाल में बना? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बना। याद रखेगा। देखो पहली नियमित जनगणना हो रही है, पहली नियमित जनगणना हो रही है ना 1881 में बेटा। तो पहली नियमित जनगणना भी 1881 में होती है। और ये कब होती है? तो रिपन के कार्यकाल में होती है। तो महान रिपन हुआ कि नहीं हुआ? स्थानीय स्वशासन दिया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद जैसी व्यवस्था या उसके बारे में अगर किसी ने सोचा तो वो रिपन था। पहली नियमित जनगणना करवा दी 1881 में। इल्बर्ट बिल जैसा विवाद जहां भारतीयों को बराबर नजर से देखा जाता, ऐसा बिल पहली बार इंट्रोड्यूस किया इसने, ठीक है। इस प्रकार के कार्य ये है रिपन। और एक ऐसा इंसिडेंट भी है जहां मिस्र में एक लड़ाई हुई थी और अंग्रेजी सेना जब भारत में जो अंग्रेजी सेना थी, जो भारतीय सैनिक थे और अंग्रेजों के अंडर में थे, तो ब्रिटेन से एक ऑर्डर आया रिपन के पास कि भाई साहब आप मिस्र में एक सेना भेजो। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, तो मिस्र में सेना भेज देंगे, लेकिन इसका खर्चा कौन देगा? तो भाई साहब ने बोला कि खर्चा, अच्छा। रिपन साहब वहां की सरकार को बोल रहे हैं खर्चा कौन देगा? खर्चा? वहां की सरकार बोल रही खर्चा, यार हमारे एक गुलाम है, तुम ले जाओ, खर्चा खर्चे क्या बात करते हो? नहीं, तुम्हारे लिए काम हो रहा है। सरकार को बोल रहा है ये रिपन कि जब तुम यहाँ सर्विस देते हो इंडिया में तो तुम भारतीयों से पैसा लेते हो, तुम्हारा कोई भी भारतीय, तुम इंग्लैंड में बैठ के भी मतलब भारत का कोई काम कर रहे हो उसको भारत पे चार्ज कर रहे हो। तो इस प्रकार से भारत का अगर कोई सैनिक, ठीक है, वहां लिए काम मिस्र के लिए जाएगा तो उसका जो खर्चा होगा वो आप देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? रिपन ने इस्तीफा दे दिया इस बात को लेकर। इस ऐसा रिपन था, पूर्ण रूप से भारतीयों का समर्थक और एक लोकतांत्रिक सोच वाला व्यक्ति था रिपन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन बेटा, ये एओ ह्यूम जब कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं 1885 में 28 दिसंबर को, इस समय गवर्नर वायसराय के रूप में कौन है? लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन का नाम याद रखना। लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना होती है एओ ह्यूम द्वारा 1885 में, तब वायसराय के रूप में होंगे लॉर्ड डफरिन, मिलेंगे आपको, पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन क्या है बेटा? लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में कि दूसरा कारखाना अधिनियम कब आ रहा है? पहला 81 में आया, दूसरा 91 में आ रहा है, दूसरा कारखाना अधिनियम। और इसमें वो जो 7 साल की थी आयु की मना कर रहे थे कारखानों में बच्चों को काम करने के लिए, 7 साल, वो उसमें हमने 9 कर दिया। 9 साल तक के बच्चे अब कारखानों में काम नहीं कर सकते। ये दूसरे कारखाने अधिनियम के माध्यम से किया गया था। कब आया था? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया, 1891 के आसपास का जो कार्यकाल है उसमें आया, ठीक है, 91 का कार्यकाल में आया। इसी समय जब हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल को भी साथ में पढ़ रहे हैं और फिर हम अधिनियम भी पढ़ते जा रहे हैं, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 की बात करूंगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इसी भारत परिषद अधिनियम 2000 1892 के माध्यम से, जिस प्रकार 1861 के माध्यम से जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था उसके माध्यम से कैनिंग साहब, गवर्नर की जो वायसराय की जो काउंसिल होती थी उसमें पहली बार सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामित कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा। लेकिन अब जब नेक्स्ट अधिनियम आ रहा है तो और कुछ रिफॉर्म हो रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है कि जो पैसा बजट होता है भारत में, जो भी बजट बनता है तो उस पर आपको चर्चा कर सकते हो, आप वोट देने की क्षमता के बिना पात्र किया, यानी सिर्फ यहाँ बोला गया आप बहस कर सकते हो, वोट नहीं दे सकते। मतलब वोट देने का अधिकार नहीं दिया, सिर्फ बहस कर सकते हो बजट पर। बजट पर बहस करने की पहली बार जो अनुमति मिली है
ठीक है, तो वो कब मिली बेटा? भारत परिषदीय नियम 1892 के माध्यम से मिली है। और केंद्रीय और प्रांतीय परिषद जो होती थी उसमें सदस्यों की संख्या मतलब भारतीयों की संख्या बढ़ा दी। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इससे पहले देखिए आप एक बार। लॉर्ड कर्जन जो है बेटा, हाँ, किस प्रकार लिटन आया था हमारे सामने, तो लिटन ने सब खराब खराब काम किए, तो उसको हम हरामी बोल सकते हैं। जो कि लॉर्ड रिपन थे उसको महान बोलते हैं। तो फिर कर्जन जो आता है, कर्जन फिर वापस वो हरामी वाली नेचर वाले था, मतलब खराब आदमी था। तो लॉर्ड कर्जन साहब का जब हम कार्यकाल देख रहे हैं, इनका कार्यकाल बेटा 1905 तक रहता है, 1899 से। और इस समय बहुत सारी गतिविधियां हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। आपने अभी तक थोड़ा सा समझा होगा, अगर दिमाग में चल रही बातें तो एओ ह्यूम 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दे रहा है। तो 1885 में बेटा, अब एक पृष्ठभूमि आपको बनानी थोड़ी सी, हम आगे पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक पृष्ठभूमि इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अब चीजें शुरू कर रहे हैं, वो साथ साथ चलेगी जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉपरेट करिए। मैं आपको बताता हूँ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई है, एओ ह्यूम ने कर दी है, ठीक है। अब इसी 1885 के बाद में भारत में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंडर में दो गुट बन जाते हैं। उन गुट को हम बोलते हैं एक गरम दल और एक नरम दल। पता है आपको, तो तिलक जैसे व्यक्ति, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये जो लोग थे ये गरम दल के हैं। जबकि आप गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इस प्रकार के लोग जो हैं वो नरम दल के हैं। नरम दल के जो लोग थे बेटा, वो क्या करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि पहली बार एक संस्थागत रूप में 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है, तो ब्रिटेन से, ब्रिटेन की सरकार से और ब्रिटिश कंपनी से हम अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर रहे हैं संस्थागत रूप में। इससे पहले कुछ संस्थाएं बन चुकी है, लेकिन संस्थागत रूप में हम जब सामने उभर के आ रहे हैं, संगठित रूप में आ रहे हैं, वो 1885 के इसी आईएनसी की स्थापना के बाद आ रहे हैं। तो क्यों और फिर ये लफड़े हो रहे हैं, आपस में अलग हो रहे हैं लोग, तो ठीक है समझाते हैं। हाँ, तो जो नरम दल था वो उसकी सोच अलग थी, गरम दल की सोच अलग थी। नरम दल जो था बेटा, वो ये सोचता था कि यार अंग्रेजों से हम कभी मुक्ति नहीं पा पाएंगे, तो क्यों ना हम इसके अंडर में ही स्वतंत्रता पाले। तो इनकी मतलब डोमिनियन का मतलब होता है बेटा स्वतंत्रता, स्वतंत्र। तो डोमिनियन कैसा होता था इनकी बात सोच में, तो सुनिए मेरी बात। ये कहते थे कि हमें कैसा डोमिनियन चाहिए, नरम दल वाले कह रहे हैं कि हमें डोमिनियन चाहिए आपके अंडर में ही। यानी हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके अंडर में स्वतंत्रता चाहिए। मतलब आप शासन आप संभालो, देखो कोई बात नहीं, लेकिन हमें गोली से मत मारो, हमें अपने अधिकार दो, बस ये चीज। तो ये चीज नरम दल वाले मांगते थे, और एक नम्र भाव से मांगते थे, लेटर लिखते थे नरम दल वाले कि भाई साहब हमें ये चाहिए, हमारे अधिकार दे दो। इस प्रकार नरम दल वाले लोग थे, अच्छे लोग थे, बड़े लोग थे। लेकिन कहीं न कहीं तिलक को और इन लोगों को ये चीजें मतलब खट नहीं रही थी, क्योंकि परेशान थे वो, उन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज। तो पहली बार आप पढ़ेंगे भी आगे कि पूर्ण स्वराज की बात किसने की थी, इनडायरेक्टली वे में 1852 में करते हैं, तिलक ही करते हैं। तिलक साहब कहते हैं कि यार ये बात हमें समझ में नहीं आती, ये जो तुम राजनीति करते हो ये निवेदन वाली, ये निवेदन निवेदन हमसे नहीं होगा। सविनय नम्र निवेदन है कि जो लेटर, वो लेटर लिखते थे बकायदा, और फिर खारिज हो जाता था। तो अब गरम दल वाले जो है वो क्या करते हैं, लाठी का यूज करते हैं। वो बोलते हैं ऐसा नहीं, इनको भगाना है यहाँ से। तो ये थे गरम दल वाले। इस प्रकार से सोच और विचारधारा में अंतर था गरम और नरम दल के बीच में, इसी को लेके फैसल होती है। और आप इसी का नतीजा देखेंगे इस प्रकार 1907 में जाके वहां पे इनका आपस में जो है लड़ाई भी और व्यापक हो जाएगा, और वो हम सब देखेंगे, ठीक है। अभी ये समझिए बस कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, गरम दल और नरम दल के रूप में दो दल आ चुके सामने, इसी आईएनसी के अंडर में है वो, ठीक है। दोनों के विचार अलग अलग हैं, एक चाहता है कि भारतीय को भगाएं, गरम दल है, और नरम दल चाहता है कि नहीं, सॉरी, गरम दल जो है वो चाह रहा है कि इन अंग्रेजों को भगाएं, कोई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ना तो तुम शासन करोगे ऊपर, शासन भी हम ही करेंगे, और
स्वतंत्रता भी हम ही ले लेंगे, हम अपना संविधान खुद लिख लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे। ये गहरम दल की सोच। नरम दल की सोच, नहीं, तुम हमें शासन संभाल लो हमारा, बस हमें स्वतंत्रता दे दो। फिर जब किस प्रकार आगे हम जब पढ़ेंगे तो वो समझेंगे। लेकिन अब जब इसी कार्यकाल में 1899 का कार्यकाल है 1905 तक, ये वही समय है जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा होगा 1905 में, हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो लॉर्ड कर्जन उसी समय के हैं। लॉर्ड कर्जन जब आते हैं बेटा, तो उनका कार्यकाल है 1905 तक। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, देखो फ्रेजर नाम भी वैसे है, फ्रेजर। पुलिस आयोग का गठन होता है 1902 में। पुलिस में सुधार करने के लिए पुलिस आयोग का गठन होता है 1902 में, ध्यान रखिएगा, एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय सुधार के संदर्भ में कि उस समय जो युवा थे 1902 की समय जो था वो स्वदेशी आंदोलन वाला समय था, क्योंकि उस प्रकार उस समय बंगाल का विभाजन कर्जन ने प्रेजेंट किया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा 1905 में। ये बात, बंगाल का विभाजन की बात 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो इससे भारतीयों को आहत हुई, भारतीयों को ये बात आहत हुई, और भारतीयों को लगा यार हमारा भारत को बांटने का कोशिश कर रहा है ये तो, क्योंकि बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों का उस समय केंद्र था, और इस बंगाल को तोड़ देंगे हम तो कहीं ना कहीं कर्जन साहब चाह रहे थे कि तोड़ दें तो ये क्रांतिकारी गतिविधियां कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और भड़क गई। और बंगाल के विभाजन के समय ही आप देखेंगे कि किस प्रकार विश्वविद्यालय में भी युवा जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियां करने में लिप्त हो रहे हैं। तो विश्वविद्यालय आयोग बना थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में। ठीक है। और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की गई थी इस समय। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, इसके कार्यकाल में हुआ था, कर्जन काल का कार्यकाल में हुआ था। यहाँ अगर आपको कोई चीज याद रखनी है ना बेटा, तो वो यही रखनी है कि बंगाल का विभाजन 1905 कर्जन का समय है। लेकिन पृष्ठभूमि मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ध्यान क्या रखना वो भी बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठन होता है, ये भी ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय आयोग बनता है थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में, ये भी ध्यान रखना है। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है, रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। ठीक है। यंग हस्बैंड मिशन आता है 1904 में। और जो आज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना बेटा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसी तरह से प्राचीन स्मारक जो संरक्षण अधिनियम है उसी प्रकार का, उसी में रिफॉर्म समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1861 में बन चुका था, कैनिंग के समय, या आप इतिहास में पढ़ेंगे अलग से कहीं पे तो। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? जो हमारी साइट्स हैं, हेरिटेज, जो हमारा इतिहास है, उसका संरक्षण करने का काम करता है ये। उसी की तर्ज पे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 कौन लेके आया? कर्जन लेके आया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है अभी तक हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में जो क्लास थी वो यहाँ पे समाप्त होती नजर आती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इस प्रकार से इसके बाद की जो क्लास होगी नए दौर में नई शुरुआत करेंगे हम, और उसी के साथ हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना शुरू करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।